पढ़ेंगे उसके मोती हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 7। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है, महान कार्य अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे जगमगाने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल रहे हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वयं से, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं गया। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं। क्या होगा इसका परिणाम? क्या होगा इसका परिणाम? यह सोचते सोचते वह अपने आसन पर बैठ जाते हैं। द्वारपाल से झुकाकर राजन, संवाददाता आने की आज्ञा चाहता है। आने दो। प्रवेश कर कर। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रह जाता है। बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर मैं किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया महाराज? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। कलिंग, अशोक उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से आने का संकेत करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय। शास्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनके सेनापति हैं। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। मेरे वीर योद्धाओं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, अब हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें, या तो कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से बहुत दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि तुम्हारी जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वयं से, यह कौन है? यह साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध भी करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अपने सैनिकों से, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ और मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा?
मुझे उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं ही हूँ, परंतु तुम तो स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है महाराज राजकुमारी, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर बोझ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो और मैं अपनी बलि चढ़ाकर भी तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की सेना स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते। यह क्या महाराज? अपने सैनिकों से अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से, तुम भी सब अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं जा सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। सिर झुकाकर, ले लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का वध किया है, सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज किसी के सामने नहीं झुका, वो मैंने आपके सामने झुका दिया है। काट दीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी नियत तो परवाह नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अशोक और उनके सभी सरदार गेहुए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक उनको दोहराते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बौद्ध भिक्षु दोबारा से कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अशोक बोलता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक दोहराते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सभी को मिलेगा। अशोक दोबारा दोहराते, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सभी को मिलेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम जीवित रहोगे अपनी प्रजा की भलाई करोगे और सभी प्राणियों को सुख और शांति दोगे। अशोक बोलते, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर की आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु कहते, बोलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी लोग मिलकर बोलते हैं इसी बात को, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पटाक्षेप। तभी यहीं से कहानी का अंत हो जाता है। और यह कहानी लिख के भेजी है हमें श्री वंशीधर श्रीवास्तव जी ने।